इंडिया ने पिछले 11 साल में एक भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीता था और हमारा देश उस ट्रॉफी के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था। 2024 टी20 वर्ल्ड कप को जीतने के बाद ये इंतजार अब जाके खत्म हुआ, पर अगले 2 साल में 3 और आईसीसी टूर्नामेंट हैं और इस बीच हमारे कोच राहुल द्रविड़ ने हमें इतनी बड़ी जीत दिलाकर अपने कोचिंग टेन्योर के सुनहरे सफर को अंजाम दिया और अभी इंडियन क्रिकेट टीम बिना कोच के है। तो कैसे हम उन 3 आईसीसी ट्रॉफीज और 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप को जीत सकते हैं? उसके लिए हमें एक बेहतरीन कोच की ज़रूरत है। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हमें एक लेजेंडरी कोच मिल सकता है। फर्ज करिए वो खिलाड़ी जो 2007 टी20 वर्ल्ड कप और 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में इंडिया के तरफ से हाईएस्ट रन स्कोरर था, जिसकी पारी ने हमारी जीत की नींव रखी थी। अगर वो हमारी टीम का हेड कोच बने तो अब आप सोचोगे, एक अच्छा खिलाड़ी होना और एक अच्छा कोच होना दोनों बहुत अलग बात है। और इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि क्या उस खिलाड़ी की माइंडसेट से हमारी इंडियन टीम को फायदा होगा या नुकसान। कैसे उनकी फियरलेस लीडरशिप और विनिंग माइंडसेट हमारी टीम की डेस्टिनी बदलेगी और कैसे ये इंडियन क्रिकेट टीम का एक टर्निंग पॉइंट बनेगा। 30 जनवरी 2017 सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई की वर्किंग को एडमिनिस्टर करने के लिए 4 मेंबर का एक पैनल बनाया था। उनमें से एक नाम था रामचंद्र गुहा, जो प्रोबेबली पहले आउटसाइडर थे जिन्हें बीसीसीआई को गवर्न करने वाले कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स में अपॉइंट किया गया था। अपॉइंट किए जाने के 4 महीने के ही अंदर गुहा साहब अपने बीसीसीआई के पद से रेजिग्नेशन दे रहे थे। वजह वो बीसीसीआई के अंदर चल रहे पॉलिटिक्स और पॉलिसीज के अगेंस्ट थे। वहाँ उनकी दलील को सिरे से खारिज कर दिया जाता था। तब उन्होंने अपने लेटर में लिखा कि कैसे सुपरस्टार कल्चर बीसीसीआई को अफेक्ट कर रहा है। ही गेव अ स्टेटमेंट कि धोनी के टेस्ट क्रिकेट से रिटायर करने के बाद भी उसे ग्रेड ए कॉन्ट्रैक्ट में रखा गया, जो कि उन प्लेयर्स के लिए इनजस्टिस है जो पूरे साल क्रिकेट खेलते हैं। और जिस तरह से कोच अनिल कुंबले के कॉन्ट्रैक्ट को हैंडल किया गया, जिसमें सीनियर प्लेयर्स जैसे विराट कोहली ने अपने वेटो पावर से कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को इन्फ्लुएंस किया था, ये साफ साफ शो करता है कि बीसीसीआई सुपरस्टार सिंड्रोम से अफेक्टेड है, जिसका खामियाजा हर किसी को भुगतना पड़ता है। यही सेम बात साल 2022 में गौतम गंभीर ने भी एशिया कप में कमेंट्री के दौरान कहा था कि अगर हमें नए टैलेंट्स को नरिश करना है तो इंडिया को हीरो वर्शिप कल्चर को खत्म करना होगा। ये स्टेटमेंट उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ एशिया कप के मैच में कहा था, जिसमें कोहली ने बल्लेबाजी करते हुए 100 रन मारा था। गंभीर का कहना था कि इस मैच में मेरठ जैसे छोटे शहर का एक बॉलर भुवनेश्वर ने भी इसी मैच में 4 ओवर में 4 विकेट लिया था। उसकी तारीफ कोई नहीं कर रहा है, सभी बस उस सेंचुरी की बात कर रहे हैं। अगर हम सभी प्लेयर्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस को एक सा एक्नॉलेज नहीं करेंगे और सिर्फ एक की जय जयकार करेंगे तो बाकी प्लेयर्स को मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा। इंडियन क्रिकेट टीम में अभी हमें इस माइंडसेट में बदलाव की जरूरत है, जहां हर प्लेयर के पोटेंशियल को सराहा जाए, ना कि सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखकर उसे टीम में ढोया जाए और जरूरत पड़े तो उन सो कॉल्ड सीनियर प्लेयर्स को भी ड्रॉप किया जाए। 27 मई 2012 आईपीएल फाइनल केकेआर वर्सेस सीएसके। फाइनल से पहले केकेआर के स्टार बॉलर लक्ष्मीपति बालाजी को हैमस्ट्रिंग इंजरी हुआ। अब टीम को एक एक्सपीरियंस्ड बॉलर की जरूरत थी। केकेआर पहली बार फाइनल में था। गंभीर के पास एक अच्छा ऑप्शन सिर्फ ब्रेटली ही थे। आईपीएल में एक रूल है कि आप प्लेइंग 11 में सिर्फ 4 फॉरेन प्लेयर्स को इंक्लूड कर सकते हो। गंभीर को ब्रेंडन मैकुलम और ब्रेटली के बीच एक मुश्किल फैसला करना था। उन्होंने आईपीएल के पहले ब्रांड एम्बेसडर विस्फोटक बल्लेबाज ओपनर ब्रेंडन मैकुलम को ड्रॉप किया और उनकी जगह टीम में लाया हिसार जैसे छोटी जगह से आने वाला कुछ 19-20 साल का युवा बल्लेबाज मानविंदर बिस्ला को। इस डिसीजन को काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, पर बस कुछ ही घंटों तक। देर शाम जब मानविंदर बिस्ला अपनी लाइफ के एक बेहतरीन इनिंग्स के बीच में थे, तब उन सारे क्रिटिक्स का मूड बदल गया। मानविंदर बिस्ला ने 89 रन बनाकर टीम को पहला आईपीएल टाइटल जितवाया। उस शाम कमेंट्री बॉक्स में बैठे और दुनिया भर के क्रिकेट पंडित्स गंभीर के इस डिसीजन को सराह रहे थे कि कैसे इस नॉन इंडियन माइंडसेट ने केकेआर को फिर से ग्रेट बनाया, जिसने ना ही सिर्फ 2012 में बल्कि आगे चल के 2014 और 2024 में भी टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लेकिन ये नॉन इंडियन माइंडसेट क्या है भाई, जिसकी बात रामचंद्र गुहा साहब भी कर रहे थे कि बीसीसीआई को सुपरस्टार सिंड्रोम है जो इंडियन क्रिकेट के लिए नुकसानदायक है। और यही बात जीजी भी करते हैं कि हमें हीरो वर्शिपिंग से बाहर आना पड़ेगा।
वो भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि इंडिया में एक दो प्लेयर्स को सारी अप्रिसिएशन मिल जाती है और बाकियों को कोई पूछता तक नहीं है। वो इस दो एग्जाम्पल से अपने बात को रखते हैं कि सभी को 1983 वर्ल्ड कप में कपिल देव और 2011 वर्ल्ड कप में महेंद्र सिंह धोनी का कंट्रीब्यूशन याद है, पर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि 1983 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में मोहिंदर अमरनाथ प्लेयर ऑफ द मैच थे, बल्ले से 46 रन और बॉल से 2 विकेट लेने के लिए। उसी तरह बहुत कम लोगों को 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में जहीर खान की स्पेल याद होगी। पावर प्ले के 5 ओवर में 3 मेडन देकर सिर्फ 6 रन खर्च कर 1 विकेट लेना, इसी स्पेल ने टीम को एक सॉलिड स्टार्ट दिया था, पर इन प्लेयर्स को अप्रिसिएशन ना के बराबर मिलता है। तो ये तो बात हो गई कि गंभीर का फंडामेंटल माइंडसेट क्या है, क्योंकि उन्होंने भी क्रिकेट की इस दुनिया में अपना जगह कमाया है। इसे डिटेल में आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं अगर गंभीर इंडियन टीम के हेड कोच बने तो क्या होगा। तो अगर गौतम गंभीर हेड कोच बनेंगे तो इंडियन क्रिकेट अपना सबसे इंटरेस्टिंग दौर देखेगा। इंडियन क्रिकेट को गंभीर के जैसा कोच अभी तक नहीं मिला है, मतलब कि 42 साल की उम्र में वो इंडिया के यंगेस्ट कोच बनेंगे, जिन्होंने T20 क्रिकेट को बेहतरीन तरीके से खेला भी है और कोच भी किया है। पिछले कोच राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, रवि शास्त्री और कपिल देव की तरह वो ना ही कभी इंडियन टीम के कोच बने और ना ही एक सुपरस्टार रहे। वो ना ही फैब 4 का हिस्सा थे और ना ही कभी वर्ल्ड कप विनिंग टीम को लीड किया, पर हाँ, अपने ज़माने के क्रिकेटर्स की तरह वो बड़े ICC गेम्स में चोक नहीं करते हैं। 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में 98 और 2007 T20 वर्ल्ड कप फाइनल में 75। दोनों फाइनल्स में ही वॉज दी हाईएस्ट रन स्कोरर। ऐसा इसीलिए क्योंकि ही इज सेल्फ मेड। अब कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा था कि क्रिकेट की दुनिया में उन्होंने अपना जगह कमाया है, तो कैसे? आपको तो पता है कि गंभीर DDCA के प्रोडक्ट हैं और दिल्ली क्रिकेट में कितना कंपटीशन होता है। वहां आपकी एक गलती आपके करियर को शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर सकती है। तो लगातार रनों का अंबार खड़ा करने के बाद गंभीर को अंडर 16 और अंडर 19 वर्ल्ड कप कैंप्स के लिए बुलाया गया था, पर दोनों बार वो टीम में जगह बनाने में नाकामयाब रहे और वो दोनों टीम वर्ल्ड चैंपियंस बनी थी। और जब उनका फर्स्ट क्लास डेब्यू हुआ तो पूरे ड्रेसिंग रूम में सिर्फ गंभीर ही एक नॉन सोनेट प्लेयर के मेंबर थे। हर क्रिकेट एस्पायरेंट को सोनेट क्लब के बारे में तो जरूर पता होगा, पता है ना? अरे हाँ ना, बोल भाई, किसको किसको पता है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। उनका इंडियन टीम में जगह बनाना भी कुछ आसान नहीं था, उन्हें कई बार टीम से अंदर बाहर होना पड़ा। भूलिए मत, ये वही दौर था जहां इंडियन बैटिंग के टॉप ऑर्डर में सचिन, गांगुली, द्रविड़ जैसे लेजेंड मौजूद थे। पर एक बार जब गंभीर ने टीम में अपना जगह पक्का किया, फिर तो वो अपने रिटायरमेंट के बाद ही टीम से बाहर हुए। ये होता है जब एक खिलाड़ी सेल्फ मेड होता है, और यही एटीट्यूड वो अपने कोचिंग के द्वारा अपने खिलाड़ियों में लाते हैं, जिससे उन्हें मुश्किल सिचुएशन में परफॉर्म करने का हौसला मिलता है। यही हमने 2012, 2014 और 2024 IPL में देखा, और यही फियरलेसनेस और विनिंग एटीट्यूड वो इंडियन टीम में भी लाएंगे। अभी तक हमने करंट स्टेट ऑफ इंडियन क्रिकेट देखा, गौतम गंभीर का बैकग्राउंड और उनका मेंटल एटीट्यूड देखा। अब एक बात पे अटकलें लगाई जा रही है कि उनके कोच बनते ही टीम में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, कुछ बड़े नामों का पत्ता कट सकता है। आपको क्या लगता है, कौन होंगे वो नाम जिनका गंभीर के कोचिंग करियर शुरू होने के बाद क्रिकेटिंग करियर खत्म हो सकता है? नीचे कमेंट में बताइए। वैसे इस बात का असल जवाब हमें वक्त के साथ मिल जाएगा, पर एक बात तो तय है कि गंभीर का फोकस यंग प्लेयर्स पर होगा, क्योंकि उनका विजन 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के साथ साथ 2026 T20 और 2027 ODI वर्ल्ड कप पर भी होगा, और 2025 की टेस्ट चैंपियनशिप भी तो है। I would love to coach the Indian team. There is actually no bigger honor than coaching your national team. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का।